Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. And बेटा I welcome you all to the second lecture, दूसरा लेक्चर गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन का. ठीक है, पहले लेक्चर में बेटा अपन ने फोर्स क्या होता है, संवेग क्या होता है, फर्स्ट लॉ यानी पहला नियम क्या होता है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल साम्य स्थिति वगैरह कंप्लीट किया है. आई एम श्योर आपने वो लेक्चर देख लिया होगा. एंड आज की क्लास में बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ गति का दूसरा नियम और आवेग. ठीक है, ये दो चीज़ों पे ध्यान देंगे. करेक्ट, चैप्टर को बिल्कुल आराम से प्यार से इत्मीनान पर से पढ़ेंगे. बेस है, फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कहीं भी लूज नहीं होना है. बोले ठीक है सर, डन है बात, आगे बढ़ते हैं. अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज जो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ मतलब गति का दूसरा नियम. अब देखो गति का दूसरा नियम कहता क्या है. आप ऐसे सोचो कि अपने पास कोई एक सिस्टम है, कोई निकाय है, और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है यानी कि बल लग रहा है. तो उस पे लगने वाला जो बल होगा वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा. बस इतनी सी लाइन को गति का दूसरा नियम कहते हैं. मैं लिख के समझाता हूं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा. कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला जो बल होगा, है ना, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, किसी भी सिस्टम पे लगने वाला जो बल होगा वो बल बेटा किसके समानुपाती होगा, उस सिस्टम यानी निकाय के संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती. ये है कहानी बेटा. इसको बोलते हैं अपन कुल मिला के सेकेंड लॉ या दूसरा नियम, कि एक सिस्टम है, उस पे जो बल लग रहा है उसको F बोल दिया, और वो किसके समानुपाती हो गया, उसके संवेग में परिवर्तन की दर यानी dp/dt के समानुपाती हो गया. बेटा बिल्कुल ध्यान देना इस शब्द पे, समानुपाती, बराबर नहीं होता. करेक्ट, अगर कभी एसर्शन रीजन आ जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दूसरा नियम क्या कहता है, और उसमें दो ऑप्शन दे दिए, एक कि बल समानुपाती है dp/dt के, एक बल बराबर है dp/dt के, तो नियम के अनुसार पहला वाला सही होगा और दूसरा वाला सही नहीं माना जाएगा. समझ गए बात को. न्यूमेरिकल के लिए अपन करेंगे, वो मैं समझाता हूं कैसे. ठीक है, बस इस बात पे जरूर ध्यान देना. तो यहां से अगर मैं आगे बढ़ना शुरू करता हूं बेटा, तो मैं लिख सकता हूं कि F, ठीक, जब ये बेटा प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, K यानी समानुपाती नियतांक, और बेटा K के साथ अपने पास क्या रह जा रहा है, dp/dt रह जा रहा है. बोले ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. करेक्ट, K आ गया. यहां पर बेटा ये जो K निकल के आया ना अपने पास, ये जो K निकल के आया है, इस K का मान जो है ना बेटा वो है 1. करेक्ट, यहां भी आपको फंसा सकता है, बोल सकता है कि MKS में 1 है कि CGS में 1 है. बेटा सारे सिस्टम में 1 है, यानी जब भी K की बात करेंगे समानुपाती नियतांक दूसरे नियम में, वो हमेशा कितना होगा, 1. बोले ठीक है सर, ये दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पकड़ में आ गए. अब तक आगे देखते जाओ. अब इसको फर्दर बेटा आगे लेके चलते हैं. तो यहां से ये प्रूव हो गया भाई, F वेक्टर बराबर D, K का वैल्यू तो 1 था, p/dt. यानी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब जाके अपन इस चीज के ऊपर आए हैं कि हाँ ठीक है, जो भी अपने पास F आएगा उसको अपन सीधे सीधे क्या लिख देंगे, जो भी अपने पास F आएगा बेटा उसको सीधे सीधे dp/dt तक पहुंचा दिया अपन ने. बोले ठीक है सर. अब आगे सुनते जाना बेटा. इसका बेसिक थ्योरी बहुत अच्छे से समझना, फिर एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल है, इसमें ज़्यादा थ्योरी है नहीं उसके बाद, तो अच्छे से ध्यान से सुनना. तो यहाँ से जो dp/dt है बेटा, यहाँ अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ d/dt ऑफ m इंटू कितना, v वेक्टर, क्योंकि p वेक्टर मतलब संवेग, और संवेग को लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणा वेग. बोले ठीक है सर. इसके बाद फर्दर बेटा अगर आगे चलते हैं तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से कि m बाहर लिया तो बचा dv/dt. करेक्ट, और इसी की जगह अगर मैंने v को बाहर लेता तो ये बन जाता dm/dt. बेटा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अवकलन का नियम है. ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं गुणनफल नियम या प्रोडक्ट रूल, तो पहले को रखते हैं दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को रखते हैं और पहले का अवकलन. सिंपल रूल, उसी को लगा के अपन ने यहाँ पे लिख दिया. तो यहाँ से समझ में आ गया कि m dv/dt प्लस v dm/dt. अब यहाँ पे अपना ध्यान एक चीज पे जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये जो लिखा है, यानी कि ये जो dv/dt लिखा है, ये तो वास्तव में क्या होता है बेटा, dv/dt का मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन, a वेक्टर. तो वहां से अपने को इतना और समझ में आ जाएगा कि यहां से तो ये समझ में आ गया कि इसको अपन फर्दर क्या लिख सकते हैं. यहां लिखना शुरू करता हूं. इसको लिख सकते हैं बेटा m इंटू ए वेक्टर, m इंटू ए, dv/dt की जगह a, प्लस v वेक्टर इंटू कितना बेटा, dm/dt.
बात समझ में आई? तो यहां तक अब अपन क्या कर चुके हैं, फोर्स के एक फॉर्मूले पे पहुंच चुके हैं। अभी तक अपने दिमाग में F बराबर क्या चलता था, ma, लेकिन बेटा वो केवल तब काम आता था जब m यानी कि द्रव्यमान कांस्टेंट या नियत हो। बोले सर बाकी जगह क्यों नहीं? क्योंकि बेटा एक्चुअल फॉर्मूले ma प्लस वी dm बाई dt है। अब इसी के अगर मैं फर्दर केसेस बनाऊं, ध्यान से सुनना तू मेरी बात, ठीक है? अगर मैं इसी के मान लो फर्दर केसेस बना देता हूं, ठीक? केसेस कैसे बनाया, देखो केसेस ऐसे बनाया कि यहां पर मैं इधर बना देता हूं, ये ऐसे, ठीक है? ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैं पहला केस बनाता हूं कि ठीक है, यहां पर मैं देखने जा रहा हूं कि इफ यानी कि यदि, ठीक है, यदि हमारे पास m कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब बेटा नियत है, तो dm बाई dt, भाई नियत कोई चीज अगर है कांस्टेंट है तो उसका अवकलन क्या होगा, 0। तो dm बाई dt 0 होते ही मेरे पास बेटा f वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, मेरे पास f वेक्टर बराबर आ जाएगा ma, जो कि हम पढ़ते थे। तो अगर कोई स्टेटमेंट दे दे कि हमेशा f बराबर ma होगा, नहीं, हमेशा f बराबर ma नहीं होगा, केवल तब होगा जब द्रव्यमान नियत है। अगर द्रव्यमान नियत नहीं है तो f बराबर ma नहीं बोल सकते। बोले सर ये एक और काम की चीज़, देखो अपन केवल थ्योरी में चल रहे हैं और थ्योरी में सारे स्टेटमेंट निकाले जा रहे हैं। पहला यहाँ से उठाया कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए नियम के अनुसार, बराबर नहीं। फिर k का वैल्यू 1 होता है चाहे कोई भी निकाय हो, कोई भी सिस्टम हो। और तीसरा यहाँ निकाल लिया कि f बराबर ma, जो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, वो केवल तब सही है जब m कांस्टेंट है, वरना वो भी काम नहीं करेगा। बोले ठीक है सर, मतलब मान लो एक ट्रक है, उसमें मिट्टी भरी हुई है और मान लो गेट थोड़ा सा खुला हुआ है तो मिट्टी गिरती जाएगी, धीरे धीरे वहां से द्रव्यमान घन होने लगेगा, वहां पे ma नहीं लगा सकते, समझा? ऐसे। अब देखो बेटा दूसरी कंडीशन क्या निकलती है, सुनते जाना भाई, ये तो एक कंडीशन निकली ना, ऐसे ही दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर से वही कहानी, इफ यानी कि यदि अब के बार अपने पास वेग नियत है, v कांस्टेंट, देखना कितना कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट निकल के आने वाला है। जो सुनने में हम जो सोच रहे थे वो बिल्कुल उल्टा आएगा, समझते जाना। अगर वेग कांस्टेंट है तो इसके अनुसार वेग कांस्टेंट होने पे त्वरण को अपन क्या बोलेंगे, बोले सर 0 बोलेंगे, ये तो हमको पता है। मैंने कहा वेरी गुड, वेग कांस्टेंट तो मतलब त्वरण 0, त्वरण 0, उसके बाद भी f का फॉर्मूला क्या बच जाएगा, f का फॉर्मूला बच जाएगा बेटा v वेक्टर dm बाय dt, उसके बाद भी फॉर्मूला बचेगा v वेक्टर dm बाय dt। समझे बात को? यानी फोर्स लग सकता है कब, जब वेग कांस्टेंट हो तब भी। अब सोचो अगर अपने ने ये पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया होता और एक स्टेटमेंट आता कि नियत वेग से चलने वाली वस्तु पे कुल बल 0 लगता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली बॉडी पे नेट फोर्स 0 लगता है, तो हमको तो लगता है कि सही है भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब a0, f बराबर ma से a0 तो f0। जबकि ऐसा हो सकता है कि वेग कांस्टेंट हो और फिर भी उस पर फोर्स लग रहा हो अगर उसका द्रव्यमान समय के साथ बदलता रहे, जैसे रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, उन पे लग सकता है। एक पाइप है उसमें पानी बह रहा है, ठीक है, वहां पे पानी बह रहा है तो क्या होगा, द्रव्यमान बदलेगा समय के साथ, वहां पे dm बाई dt आएगा और वहां पे सवाल बन जाएगा और वहां पे फोर्स निकालेंगे, 0 नहीं होगा। तो दिमाग में देखो स्टेटमेंट बेस्ड ना कई सारे क्वेश्चन इतनी थ्योरी से बन सकते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि f बराबर ma हमेशा सही है, वो तब है जब द्रव्यमान कांस्टेंट हो। ऐसा भी नहीं है कि अगर वेग कांस्टेंट हो, यानी कि अगर अपने पास v कांस्टेंट हो तो बल 0 हो जाए, तो भी बल आ सकता है। समझ में आई बात? देखो धीरे धीरे दिमाग में बिठाते हुए चलना है, फिर मैं आपको स्पेस दूंगा, फिर आप पूरा कॉपी करना, समझना, नहीं समझ आए उस पॉइंट को दोबारा देखना, उसके बाद मेरे साथ एग्जांपल्स पे चलना, बिल्कुल आसान लगेंगे अपने को, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक अपने को पॉइंट्स निकल करके आ गए, ठीक है, कि अपन क्या क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले को देखो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूँ, सुनते जाना अच्छे से, एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूँ। कैसे बढ़ा रहा हूँ? मैं सबसे पहले लिखने जा रहा हूँ f बराबर ma के और क्या क्या फॉर्मूले हैं। ये अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं, हमने पढ़ा है कि भाई f बराबर ma को अपन लिख सकते हैं m, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक तो क्या होता है dv बाई dt, जहाँ से इसको लाए थे। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो बेटा एक्सेलरेशन को अपन v dv बाई dx भी लिखते थे। बोले हाँ सर बिल्कुल लिखते थे। तो अगर कभी मेरे को v दे रखा है समय के फॉर्म में, ठीक है, तो अपन अवकलन करके क्या निकालेंगे, dv बाई dt और m dv बाई dt लिख देंगे। बट अगर कभी बेटा मेरे को x की टर्म में दिया हुआ है ना, जब v बराबर 2x स्क्वायर, तो फिर फोर्स निकालने के लिए क्या लगाओगे, mv dv बाई dx। बोले ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी ये कहानी निकलेगी। ये जो अपन ने v dm बाई dt लगाया ना, यहाँ पर भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा
कि अपन f को v dm बाई dt तो कह ही रहे हैं, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो इसको बेटा v स्क्वायर dm बाई dx भी कह सकते हो, v स्क्वायर dm बाई dx। बोले सर ऐसा कैसे? बेटा कुछ भी नहीं, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ठीक है। dx ऊपर लिखना, नीचे लिखना, फिर एक dx बाई dt को v बना देना, तो ये अपने आप बन जाएगा v स्क्वायर dm बाई dx। यहाँ तक की कहानी निकल के आ गई। अब यहाँ तक देखो अपने को क्या समझ में आ गया कि ठीक है, हमारे पास f के भी दो फॉर्मूले हो गए और हमारे पास बेटा इसके अलावा दो क्या चार फॉर्मूले हो गए। अगर द्रव्यमान नियत है तो या तो एम डी वी बाई डी टी या एम ए या एम वी डी वी बाई डी एक्स, तीन हो गए इनफैक्ट। और अगर मान लो ऐसा दे रखा है कि वेग नियत है और द्रव्यमान बदल रहा है तो वी डी एम बाई डी टी भी चलेगा और वी स्क्वायर डी एम बाई डी एक्स भी चलेगा। यानी अपने पास सेट ऑफ फॉर्मूलेज अगर अपन देखते हैं तो अपने पास बेटा इस तरीके से मेनली अगर अपन देखेंगे, ये कैसे मिट गया, मेनली अगर अपन देखेंगे बेटा, है ना, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, तो एक तो बेटा ये सेट अपने को निकल के आ गया, ये पूरा का पूरा, ठीक है। एक अपने पास बिल्कुल इसी तरीके से यहां से एक सेट निकल के आ गया, पूरा का पूरा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन और आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा सेट यूज करना है। बस मैं एंड ही कर रहा हूं थ्योरी को, कब कौन सा सेट यूज करना है। तो बेटा उसके लिए आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या दे रखा है। अगर आपको बोला जाए मास कांस्टेंट है, जैसे ब्लॉक वाले क्वेश्चन हो गए, वेज वाले हो गए, नत्तल वाले हो गए, ज्यादातर 90% क्वेश्चन में द्रव्यमान नियत होगा, तो अपन F बराबर एम ए लगा देंगे, एम डी वी बाई डी टी या एम वी डी वी बाई डी एक्स। बोले ठीक है सर। और अगर इसी की जगह बेटा आपको सवाल में दे रखा हो कि कोई एक पाइप है, उसमें से पानी 10 किलोग्राम प्रति सेकंड से बह रहा है, ठीक है, या कोई एक सैटेलाइट है, उस पर धूल इतने किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड से चिपक रही है, यानी जहां किलोग्राम प्रति सेकंड यानी डीएम बाई डी आ गया तो समझ लेंगे कि वहां पर अपने को क्या लगाना है, VDM बाई डी टी। और कभी कभी ये भी बोल सकता है कि पानी बह तो रहा है पर 10 किलोग्राम प्रति मीटर से बह रहा है, तो जब किलोग्राम प्रति मीटर यूनिट आ गई मतलब DM बाई डी एक्स, एम मतलब किलोग्राम, एक्स मतलब मीटर, तो फिर अपन क्या लगा देंगे, V स्क्वायर DM बाई डी एक्स। अब ये बेटा अपने को ब्रेन में ध्यान से देखना ही पड़ेगा कि हाँ, अगर मेरे को kg पर सेकेंड है तो VDM बाई डी टी, kg पर मीटर है तो V स्क्वायर DM बाई डी एक्स, नहीं तो F बराबर एम ए से कम हो जाएगा। समझ गए? बाकी जहां तक है इसका लोड लेने का जरूरत नहीं है, ये अपने को पता है कि अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि ऑलरेडी ए के दो ही फॉर्मूले होते हैं, डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एक्स। वो तो बस याद करने के लिए मैंने आपको बस दोबारा से बता दिया, थोड़ा रिकॉल करने के लिए। क्लियर? तो यहां तक अगर बात करते हैं बेटा, तो अपन ने मेन बेसिक सेकंड लॉ और उससे रिलेटेड पूरे न्यूमेरिकल की थ्योरी देख लिया। अब आप आराम से इसको एक एक पॉइंट लिखते जाओ, अपने दिमाग में बिठाते जाओ, ठीक है, अच्छे से पूरा का पूरा समराइज कर लो। एक बार जब याद हो जाए इतनी थ्योरी, तब मेरे साथ आगे बढ़ो और एग्जाम्पल सीखो, ठीक है। तब तक पॉज करके अच्छे से समझ लो इसको बढ़िया से। ओके बेटा, मैं आगे बढ़ता हूं ना। देखो आ गए बेटा अपन सवालों पे, ठीक, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहले मैं आपको सवाल समझाऊंगा, फिर आप ट्राई करोगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो देखो पहला सवाल कह रहा है किसी भी समय पे लंबवत दिशाओं में अपने को संवेग दिया हुआ है। एक तरफ अपने को दिया है बेटा px 2t स्क्वायर प्लस 6, एक तरफ दिया हुआ है py 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, और आपसे बोला जाएगा कि t बराबर 2 सेकेंड पर बटा लगने वाला बल बताओ। यानी अपने को बताना क्या है बेटा, कैपिटल F, यानी इस पे लगने वाला बल जो है, ठीक है, लगने वाला जो बल है ये अपने लिए सवाल दिया है। अंडरस्टूड मेरे हिसाब से? अब आपको पता है F बराबर dp बाई डी टी लगाया जा सकता है, तो जैसे आप x का करोगे अवकलन तो आपको fx मिलेगा यानी x दिशा का बल, ऐसे ही जब py का करोगे तो y दिशा का बल यानी fy मिल जाएगा। तो अब आप अपने दिमाग से पॉज करके पूरा सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर निकाल लो, उसके बाद सोल्यूशन देखना, मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। ओके, बोले ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से तो बेटा मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं तो एक ही लाइन में लिख दूंगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो एक ही में लिख दूंगा कि भाई इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ डी पी एक्स बाई डी टी आई कैप, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से डी पी वाई बाई डी टी जे कैप, क्योंकि बेटा एक्स अक्ष के लिए आई कैप और वाई अक्ष के लिए जे कैप। जब अवकलन करूँगा तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिलेगा, इसका अवकलन करूँगा तो बेटा ये आ जाएगा 4t
4t आई कैप, और उधर से निकल के आ जाएगा मेरे पास बेटा 3 का तो अवकलन 0, 3 टी स्क्वायर का t³/3 भी कैंसिल, तो t³/2 t³/2 जे कैप। ठीक है, क्योंकि 3/2 तो ऐसे कैसे, टी स्क्वायर का t³/3 आएगा, तो 3 कट के t³/2 बच जाएगा। बोले ठीक है सर। ये आ गया बेटा समय के प्रभाव में। अपने को कितना चाहिए था, 2 बराबर t बराबर 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे चाहिए तो वैल्यू पुट करते हैं, 4 2 जा 8 आई कैप प्लस बेटा ये कितना आ जाएगा मेरा, 2 2 जा 4 2 जा 8/2 4 जे कैप। ये क्या निकल के आ गया बेटा अपने पास, ये अपने पास बल निकल के आ गया। और ये जो बल निकल के आया बेटा, ये अपने पास बल जो निकल के आया है, ये किस में निकल के आया, आई कैप जे कैप, यानी कि सदिश के अंदर। अगर कोई मुझे कह दे कि सर आप तो एक काम करो परिमाण भी बता दो, तो अगर कभी मुझसे पूछ ले परिमाण कितना होगा, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है, मैं सीधे सीधे लिख दूंगा f बराबर √8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ से बेटा अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका परिमाण, और ये सब कुछ किसके अंदर आएगा बेटा, न्यूटन। बोले ठीक है सर। यानी देखो कितना आसान सवाल है, बस दिखने में बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, दिखने में हो सकता है लगे बहुत मुश्किल सा है, जबकि है बहुत ही ज़्यादा आसान। सीधे सीधे अवकलन करना है, बस x y दे रखा था तो आई कैप जे कैप और लगा दिया। बोले ठीक है सर, क्लियर है एकदम बढ़िया से, बढ़िया। अगर ये बिल्कुल क्लियर है बेटा तो अपन अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे, है ना। आज कई सारे एग्जाम्पल करने हैं अपने को, तो आप एक बार पॉज करके कॉपी करो, फिर अगले एग्जाम्पल पे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ये आ गया बेटा, देखो अपना अगला एग्जाम्पल। मैं फिर से पहले क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, फिर आप पॉज करके ट्राई करोगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, मिल के करेंगे अच्छे से। तो देखो बेटा, m द्रव्यमान की एक प्लेट को v मीटर पर सेकेंड की गति से प्रति सेकेंड, गति मतलब चाल के लिए लिखते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं ना इंग्लिश टू हिंदी, तो गति वो चाल को कर देता है। ठीक, तो n गोलियां चलाकर संतुलन में रखा जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कहने का मतलब क्या है बेटा। कहने का मतलब है कि अपने पास कोई एक प्लेट रही होगी ऐसी, ठीक है, और ये जो प्लेट है ना, इसका द्रव्यमान अपने को दे रखा है, द्रव्यमान अपने को दिया हुआ है बेटा स्मॉल m। ठीक, और अब क्या किया गया है, इसको v मीटर पर सेकेंड से प्रति सेकेंड n गोलियां, यानी यहां पर अपने को कोई एक गोली चलाई गई होगी, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो गोली है ये अपने को कितने सेकेंड से जा रही है बेटा, ये अपनी जा रही है ऐसे मान लो v मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, v मीटर पर सेकेंड से, v मीटर पर सेकेंड। और ऐसी कितनी गोलियां जा रही है बेटा, n गोलियां जा रही है। कितने सेकेंड में जा रही है, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में बेटा अपने पास कितनी गोलियां जा रही है, वो हमें समझ में आ गया कि भैया हमारे पास 1 सेकेंड में लगभग n गोलियां जा रही है। लगभग क्या, एग्जैक्टली 1 गोली जा रही है। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब कह रहा है कि यदि गोली प्लेट से टकराने के बाद उसी गलती से पलट जाती है, मतलब ये भी अपने को दिया हुआ है कि ये जो गोली है ये जाएगी 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 जाएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद बेटा वापस उसी चाल से वापस नीचे की तरफ आ जाएगी, ऐसे कुछ। यानी v से गई थी तो वापस भी कितने से आ गई, v से। बोले ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब अपने को बोल रहा है कि बेटा ये बताओ कि n का मान कितना होगा, कितनी गोलियां प्रति सेकंड फायर करनी चाहिए। देखो क्वेश्चन में हुआ क्या होगा, एक प्लेट है, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो नीचे जाएगी, क्योंकि गुरुत्वीय बल उसे नीचे खींचेगा। बोले हाँ सर। यहाँ क्या किया गया बेटा, इस गोली पे जैसे प्लेट रखी है ना, इस पर गोली मारी, गोली मारी तो ऊपर की तरफ बल लगाएगा। वो बल जो है बेटा इसके गुरुत्वीय बल यानी कि भार को काउंटर कर देगा और उसको नीचे नहीं गिरने देगा। तो अपने को बताने कि कम से कम कितनी गोलियां चलाएं प्रति सेकेंड कि वो प्लेट रुकी रहे। इन शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज ऐसे समझो बेटा कि ये जो है ना, ये जो है ये अपनी ऐसे समझो प्लेट है, ये गोलियां प्लेट के ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगा रही है, करेक्ट। ये फोर्स कौन लगा रहा है बेटा, ये फोर्स लगा रही है गोली, ठीक है। ये फोर्स कौन लगा रहा है, गोली। इसको इसी कलर से लिख देते हैं तो अपने को थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा। गोलियों ने लगाया ये बल, ये गोलियों ने लगाया ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ बेटा क्या लग रहा है, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा। इधर बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये अभी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ प्रति सेकेंड। ये अपने को पता चल गया ना अब तो अपने को ये मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है इसका जो भार है ये नीचे की तरफ कितना होगा, mg।
तो इसका भार नीचे लग रहा था और गोलियां बल कहाँ लगा रही थी, ऊपर। अपन चाहते हैं कि ये संतुलन में रहे, तो उसके लिए बताना है कि ऐसी कितनी गोलियां अपने को दागनी चाहिए प्रति सेकंड। क्लियर? तो कुल मिला के गोलियों का बल ऊपर और इसका भार नीचे, दोनों बराबर कर रहे हैं। अब आप पॉज करो, ट्राई करो, आंसर निकालने की कोशिश करो, आ जाए तब सोल्यूशन देखना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो बेटा जो सोल्यूशन आना चाहिए वो ऐसे आना चाहिए कि भाई गोलियों द्वारा लगाया गया बल और mg क्या होना चाहिए, बराबर। अब गोलियों का बल कैसे निकालूं? गोलियों द्वारा बल मैं ये ऐसे निकाल सकता हूं कि जितना बल गोली प्लेट पे लगाएगी उतना बल प्लेट गोली पे भी लगाएगा, और गोली पे लगने वाला जो बल है वो किसके बराबर है बेटा, डेल्टा p बाई टी। यानी कि अगर अपन चाहें तो बल के लिए dp बाई dt पढ़ा था, वो किसी क्षण पे था। औसत अगर देखेंगे तो संवेग में परिवर्तन बटा क्या लिख सकते हैं, समय, यानी f बराबर क्या लिख सकते हैं, dp बाई dt। और इसको किसके बराबर कर देंगे, mg। सुनते जाना, संवेग में परिवर्तन अगर बात करते हैं गोलियों का, ध्यान से सुनना, तो गोली जो है यहां लिख दे जा रहा हूं मैं, जो गोली है उसका संवेग में अंतर आएगा बेटा p फाइनल माइनस p इनिशियल। अंतिम अगर देखेंगे तो अंतिम आएगा माइनस mv। बोले माइनस क्यों, क्योंकि कहां पर आ रहा है, नीचे की तरफ, माइनस इसके अलावा इनिशियल यानी प्रारंभिक कितना था, प्लस mv। इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, माइनस 2mv। यहां तक समझ में आ गया? यानी गोलियों में संवेग का जो अंतर आया वो कितना आया, माइनस 2mv। कितनी गोली का, एक गोली का। बात समझ में आती है? ये माइनस ये बता रहा है बेटा कि गोली पे बल कहाँ लग रहा है, नीचे। अपने को तो प्लेट पे लगाना है, और प्लेट पे कहाँ लग रहा है, ऊपर। इसलिए यहां पर अपन 2mp की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस 2mv लिख सकते हैं। ये एक गोली का संवेग में अंतर है, एक। ऐसी कितनी गोलियां रही हैं सर, ऐसी n गोलियां रही हैं, n गोलियां, करेक्ट। और समय की बात करें तो कितने सेकंड, प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब समय को कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहां से देखेंगे तो इसको किसके बराबर करते हैं बेटा, mg। क्या बात समझ में आती है? अच्छा, यहां पर अगर बेटा गोलियों के द्रव्यमान की बात करें, हमें अलग से दिया नहीं है तो अपन एक काम कर लेते हैं, गोलियों के द्रव्यमान को m डैश मान लेते हैं, m डैश। कोई दिक्कत है इसके अंदर, यहाँ पे m डैश मान लेते हैं, ये लो। बोले ठीक है सर। अपने को निकालना क्या था बेटा, अपने को निकालना था ये n, करेक्ट। तो यहाँ से फर्दर अगर देखते हैं तो n को अपन लिख सकते हैं n बराबर mg डिवाइडेड बाय 2m डैश v। ये क्या निकल के आ गया बेटा अपने पास, ये अपने पास निकल के आ गया n। यही तो अपने से पूछा गया था, और यहीं से अपने को क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। आई एम श्योर बेटा आपका भी आंसर कुछ कुछ ऐसा ही होगा। हो सकता है कोई एक आध स्टेप ऊपर नीचे हो जाए, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, उसको सीख लेना, ध्यान रखना, ताकि आगे उस तरह की गलती ना हो। एनीवेज बेटा अभी हम सीख रहे हैं, है ना, खुद से नहीं पता पहले कोई भी चीज़। सवाल देखोगे, करोगे, गलतियाँ करोगे, समझोगे, सीखोगे और आगे बढ़ोगे। ये प्रोसेस है, चलाते जाना है। फिर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर किताबों से सवाल करोगे, फिर गलतियाँ करोगे, फिर टीचर से पूछोगे। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। फिर कुछ समय बाद कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ अब सवाल बन रहे हैं अपने, ठीक है। तो बस सिस्टम को ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन में ये अप्लाई करना है, करेक्ट। नाउ यू पॉज इट हियर, है ना, पॉज करो, पूरा सोल्यूशन अच्छे से लिख लो, समझ लो। जब दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए बेटा तो अगले एग्जाम्पल पे चलना, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, देखो बेटा अगला जो सवाल है वो समझाता हूं, फिर ट्राई करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक। हमें ये बोला गया है कि 2 किलोग्राम का एक पिंड प्रारंभिक गति 5 मीटर पर सेकंड से है। एक बल उस पर 4 सेकंड तक कार्य करता है और बल समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया। चित्र की अंतिम गति बतानी है। मैं आपके लिए पहले ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपन किस तरह के ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं कुल मिलाकर के एक ग्राफ बना रहे हैं अपन, और वो एक ग्राफ बेटा किस किस के बीच में बना रहे हैं अपन, ये ग्राफ अपन बना रहे हैं F और T, ठीक है ना। कार्य करता है बल समय ग्राफ, यानी F और एक तरफ क्या लगा दिया T, फोर्स और समय का ग्राफ, ठीक है, फोर्स और समय का ग्राफ। यहाँ जब ग्राफ की बात कर रहे हैं बेटा तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, ये ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो अपने को और जो डेटा दे रखा है, ये दे रखा है फोर्स 20 न्यूटन, ये कितना है 0। समय की अगर अपन बात करते हैं बेटा 4 सेकंड तक कार्य करता है, ठीक है,
4 सेकंड तक कार्य करता है तो अपन इसको ले लेते हैं 2 सेकंड और इसको ले लेते हैं 4 सेकंड। ठीक, इसके अलावा अपने को ये बताना है इसका मास जो है वो वस्तु का कितना है 2 किलोग्राम। अपने को बताना है अंतिम चाल कितनी होगी। क्लियर? तो कुल मिला के मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास बल और समय का एक ग्राफ है यानी कि वक्र है और इस ग्राफ का वैल्यूज़ अपने को दे दिया गया है, करेक्ट। और जब तक ये 4 सेकंड लगते हैं तब तक वो बल लगता रहेगा उसके ऊपर। ठीक, और जो शुरुआत है वो कितनी है, प्रारंभिक गति 5 मीटर पर सेकंड। यानी अपने पास कोई एक कण है जिसकी प्रारंभिक चाल 5 मीटर पर सेकंड है, उस पर 4 सेकंड तक इस प्रकार से बल लगता है। बताना है 4 सेकंड के अंत में कितनी चाल हो जाएगी। क्लियर? मैं खाली हिंट देना चाहता हूँ ताकि आप ट्राई कर पाओ। और हिंट ये है बेटा कि कभी भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन हो ना तो ग्राफ में 2 चीज़ अच्छे से ध्यान देना है ना, नोट की तरह ध्यान रखना इसको। ग्राफ में 2 चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना। एक तो कभी भी अगर f और t का ग्राफ है, f और t का ग्राफ, f बराबर क्या था डेल्टा p बाई डेल्टा t, तो t को जब इधर ले जाओगे तो f इंटू टी क्या बनेगा डेल्टा p। और बेटा f इंटू टी का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो आप ऐसे याद रखना कि एरिया का मतलब बेटा क्षेत्रफल ऑफ ft, क्षेत्रफल ऑफ ft आपको हमेशा क्या दे देगा बेटा, क्षेत्रफल ऑफ ft आपको हमेशा दे देगा डेल्टा p, यानी संवेग में अंतर। जैसे आप क्या लिख सकते हो, p फाइनल माइनस p इनिशियल। और क्या लिख सकते हो, m अगर कॉमन ले लिया तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक दूसरी चीज़ ये याद रखना बेटा कि अगर मान लो कभी एरिया की जगह अपने पास pt ग्राफ हो, pt संवेग और समय का, तो उसकी जो ढाल आती है, ढाल को बेटा स्लोप कहते हैं। तो ढाल ऑफ pt जो आएगा वो अपने पास बेटा आ जाएगा, ढाल ऑफ pt आ जाएगा f। समझिए बात को। तो ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना अच्छे से। पहला, अगर f और t का वक्र है तो उसका क्षेत्रफल आपको संवेग में अंतर देगा। और अगर अपने पास ग्राफ p और t के बीच में, संवेग और समय के बीच में, तो उसकी जो ढाल होगी वो ढाल हमें क्या दे देगा बेटा, बल दे देगा उस जगह पे जिस भी बिंदु की बात कर रहे हैं उस पर। ठीक है, अब आप देख लो कौन सा अपने को यूज़ करना है। मेरे हिसाब से इतना तो समझ में आ ही रहा है कि अपने को यहाँ पे पहला वाला यूज़ करना है। यूज़ करके कोशिश करके आंसर निकालो, ठीक है, और पॉज करके, और मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, राइट। जब आपका हो जाए तब देखना अच्छे से। तो बेटा देखो, मेरे को तो सोल्यूशन इसका बहुत ही आसान लग रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि भाई m v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर मैं किसके कर सकता हूँ, एरिया यानी क्षेत्रफल के। बोले हाँ सर कर सकते हैं। द्रव्यमान अपने पास 2 किलो है, v अंतिम अपने को निकालना ही है, प्रारंभिक अपने को कितना दे रखा है 5। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं बेटा, एरिया देखो, इसका अगर एरिया देखते हैं इतने पार्ट का तो 20 इंटू 2, यानी इसका एरिया आएगा 20 इंटू 2। और इसकी बात करते हैं तो बेटा ये आएगा हाफ इंटू बेस, मतलब आधार आ जाएगा अपने पास 2, 4 माइनस 2, ये आधार आ गया। और लंबवत जो है वो कितना है 20, यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 40 और 20 60। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 60। इस 2 को 60 से कट कर देंगे तो कितना आएगा 30, और ये इधर ले जाएंगे तो v अंतिम कितना आएगा 35 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ से समझ में आ गया कि भाई अगर अपन बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, तो ये समझ में आ गया कि हमको अंतिम जो चाल है वो 35 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी। कितना आसान है देखो, pt ग्राफ ft ग्राफ दे रखा था, क्षेत्रफल निकाला, उसको लिख दिया m v फाइनल माइनस v इनिशियल। v इनिशियल था, m था, v फाइनल आ गया। समझ गए बात को। तो देखने में सवाल शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, पर एक बार जब पता लग गया ना, अब ऐसा ही कोई सवाल आपको दोबारा देगा कोई, और आपने बिल्कुल ईमानदारी से शिद्दत से पढ़ाई की है, अच्छे से याद रखा है, मेमोराइज किया है चीज़ों को, तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, बशर्ते याद हो सारा का सारा, यहाँ एकदम फिट फ्रेश, जो थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं बेटा, है ना, कोशिश करो अच्छे से समझने की, याद रखने की। नहीं होता है 2 बार करो, 3 बार ट्राई करो। ठीक है, चलो अब अच्छे से इसको पॉज करके समझ लो, फिर बेटा अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे, अगले पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ओके, ये आ गया बेटा अपना अगला सवाल, और मुझे लगता है ये सवाल आपको खुद को देखते ही पता लग जाएगा कि कैसे करना है। मैं पहले पढ़ के बताता हूँ। सवाल ये कह रहा है बेटा कि
फायरिंग की बात हो रही है, ऊर्ध्वाधर फायरिंग के लिए 6000 किलोग्राम के रॉकेट यानी द्रव्यमान दे रखा है रॉकेट का, और कह रहा है रॉकेट का निकास गति यानी कि चाल 1000 मीटर पर सेकेंड है। मैं समझाता हूँ कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है बेटा कि अपने पास कोई एक रॉकेट है पहले तो, है ना, ऐसे समझो कि अपना ये कोई रॉकेट जैसा है, ठीक है, ऐसे मान लो। और इस रॉकेट की अगर बात करते हैं, इस रॉकेट की बेटा जो गैसेस इजेक्ट होंगी, पीछे से जो धुआं निकलेगा, उसकी चाल अपने को कितनी दे रखी है बेटा, वो अपने को दे रखी है 1000 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है बेटा 6000 किलोग्राम। बोले ठीक है सर। इसके बाद अपने को बोला गया बेटा रॉकेट के वजन पर काबू पाने के लिए आवश्यक जोर देने के लिए प्रति सेकंड कितनी गैसेस बाहर निकलती है। ठीक, मतलब ये कि प्रति सेकंड का मतलब मुझे ये जो गैसेस बाहर निकल रही हैं इनके बेटा dm/dt यानी किलोग्राम प्रति सेकंड में बताना है कि किस रेट से गैसेस क्या निकल रही हैं बाहर। भाई रॉकेट का यही तो सिस्टम होता है। रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट के अंदर बेसिकली बेटा नीचे की तरफ एग्जॉस्ट धुआं निकलता है, वो नीचे धक्का देता है तो रॉकेट पे ऊपर उसकी प्रतिक्रिया आती है जिसकी वजह से वो चलने लगता है। तो हमें बताना है कि इसके भार को ओवरकम करने के लिए गैसेस किस रेट से नीचे जानी चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो जैसे ही dm/dt लिखा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर dm/dt अगर चाहिए तो बल का फॉर्मूला क्या बच गया, v dm/dt बच गया। मैंने बोला हाँ v dm/dt बच गया। v अपने को कितना दे रखा है 1000 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, 1000 मीटर पर सेकेंड, और ये ही वो बल होगा जो इसके भार को क्या करेगा, काउंटर करेगा, mg को काउंटर करेगा। मतलब इन शॉर्ट बेटा ऐसे समझो कि इसका जो वेट होगा ना mg, इसका जो वेट है वो नीचे mg लगेगा, mg, करेक्ट, और इसको काउंटर करने के लिए बेटा इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कौन लगाएगा, जो गैसेस लगाएंगी, Fg। तो गैसेस का जो बल है वो mg यानी कि उसके भार को काउंटर कर देना चाहिए। क्लियर। आप पॉज करो, फटाफट से सॉल्व करो, एग्जैक्ट आंसर निकालो, फिर मैच करो। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो बेटा जितनी फोर्स गैसेस लगा रही हैं वो m/g के बराबर होना चाहिए। ये g गैसेस के लिए लिखा है बेटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो लगना चाहिए वो लगना चाहिए v dm/dt बराबर कितना mg। v का वैल्यू अपने पास दे रखा है बेटा 1000, dm/dt मुझे बताना था कि कितना है। जहाँ तक m की बात करते हैं, रॉकेट का द्रव्यमान 6000 था और g को अपन कितना लेते हैं 10 ले लेते हैं, कुछ नहीं बोला है तो, ठीक है। यहाँ से बेटा 3 0 और 3 0 कट जाएंगे, सीधे सीधे बच जाएगा कि dm/dt बराबर आएगा बेटा 60 किलोग्राम प्रति सेकेंड। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो रॉकेट का मतलब जो गैसेस उसकी निकल रही है, उस गैसेस की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो उस गैसेस की जो रेट होगी द्रव्यमान की, ठीक, वो dm/dt कितना आएगा 60 किलोग्राम प्रति सेकेंड। इस रेट से गैसेस जो है वो बाहर निकलनी चाहिए 1000 मीटर पर सेकेंड से, तब जाके रॉकेट अपने भार को ऊपर ले जा पाएगा। समझिए बात को बेटा। इसी की जगह मान लो क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे बढ़ाना होता तो ये भी कह सकता था कि इस रॉकेट को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। तब ये गैसेस का जो बल है ऊपर की ओर वो -mg, वो F नेट हो जाएगा ना, नेट बल। तो नेट बल ऊपर की तरफ कितना लगता, भाई जितना रॉकेट पे बल लग रहा है गैसों के कारण माइनस उसका भार, और उसको कितना कर देते हैं F नेट बराबर ma कर देते हैं। समझ गए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आप जब किताब में सॉल्व करोगे तब टकराएगा क्वेश्चन, तभी समझ में आएगा। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो। जब एकदम क्लियर हो जाए बेटा तो फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो रॉकेट वाले क्वेश्चन को या कभी भी पानी बह रहा हो पाइप में तो समझ जाना v dm/dt लगाना है, वो भी kg पर सेकेंड। अगर kg पर मीटर बोलता तो v² dm/dx। बोले ठीक है सर, डन है। अब आप यहाँ पॉज करो, पूरा कॉपी करो, मैं अगले पॉइंट पे बढ़ता हूँ बेटा। देखो अगला जो पॉइंट है ना, छोटा सा ही है, उस पर 2 एग्जाम्पल है, फिर आज की क्लास को रैप अप कर देंगे। वो है बेटा इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग, ठीक है। यानी कि अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, है ना, वो क्या है बेसिकली इम्पल्स, या मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, आवेग। कोई कहता है कि भाई ये आवेग क्या होता है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आवेग का सीधा सा मतलब है बहुत सादा भाषा में कि आवेग का मतलब होता है बेटा संवेग में परिवर्तन।
होता क्या है, जैसे मान लो कई बार हमने कि आवेग में ऐसा कर दिया, मतलब जब बहुत ज़्यादा हैवी फोर्सेस होती हैं और बहुत कम समय में अपन कोई एक्शन ले लें तो उसे कहते हैं आवेग में लिया गया एक्शन। बिल्कुल ऐसे ही आवेग का मतलब है कि मान लो जैसे अब ये दीवार है, एक गेंद है, आती है, टकराती है, टकरा के और तुरंत वापस आ जाती है, तो जो संपर्क है वो बहुत कम समय के लिए हुआ, लेकिन फिर भी संवेग पॉजिटिव से पूरा पूरा क्या हो गया, नेगेटिव। यानी कम समय में जब ज्यादा बल लगा के संवेग में अंतर कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो उस परिवर्तन को कहते हैं बेटा आवेग। ठीक है, तो देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि आवेग की बात करेंगे तो जो जे वेक्टर आएगा, सदिश राशि है बेटा, ये सीधे सीधे कितना लिख सकते हो, डेल्टा पी वेक्टर। डेल्टा पी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बेटा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के लिख सकता हूं, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, यानी द्रव्यमान इंटू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बोले ठीक है सर, तो बेसिक है। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला निकल सकता है बेटा, डेल्टा पी को क्या मैं एफ इंटू टी लिख सकता हूं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, अगर अपन चाहें तो डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू टी। अगर ये तब लगा जाना है जब ये फोर्स कैसा हो बेटा, नियत या कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ तो इसी आवेग की जो यूनिट आएगी बेटा वो आ जाएगी, यूनिट नहीं बोलूँगा, उसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रल एफ डी टी, यानी कि समाकलन 0 से लेके कहाँ तक बेटा, टी तक। ये तब लगेगा जब अपना बल अनियत हो, यानी कि नॉट कांस्टेंट। तो मेरे हिसाब से बेटा यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना। अब आप अच्छे से एक बार इतने को समझ लो, दिमाग में बिठा लो, फिर इसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें तो कभी भी अगर आवेग दिखाई दिया तो हमारे लिए तो संवेग हमें पहले से पता है, संवेग में अंतर को ही क्या कह देंगे, आवेग। चाहे तो पी फाइनल माइनस वी इनिशियल, चाहे तो एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसके अलावा अगर कभी बल की मदद से अपने को आवेग चाहिए तो बल गुणा समय, यानी फोर्स इनटू टाइम, या उसका समाकलन। किस बात पे निर्भर करेगा, बल कांस्टेंट है या नहीं है। कांस्टेंट है तो एफ टी, नहीं कांस्टेंट है तो समाकलन। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है एकदम। बेटा अगर क्लियर है तो इसको अच्छे से लिखो और फिर इसके बेसिस पे ही अपन क्या करेंगे, आगे का पार्ट पढ़ते हैं। ये 3 पॉइंट अच्छे से दिमाग में बिठा लो, राइट। फिर 2-3 एग्जाम्पल उठाते हैं, फिर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। बोले ठीक है सर, चलो पॉज करके लिखो बेटा ना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आ गया बेटा पहला एग्जाम्पल फॉर यू। मैं सवाल समझाऊंगा, तुम ट्राई करोगे, फिर डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और हो जाएगा, बता रहा हूँ, मुश्किल नहीं है आपको। बेटा देखो सवाल सीधा सीधा ये बोल रहा है कि भाई हमने गेंद ली और उसको 25 मीटर की ऊंचाई से छोड़ दिया गया। फिर 25 मीटर की ऊंचाई के बाद क्या किया बेटा, 25 मीटर की ऊंचाई के बाद ये 16 मीटर की ऊंचाई तक वापस आती है, 16 मीटर तक। तो बताना है कि ये कितना आवेग का अनुभव करेगा, उस आवेग का पता लगाना है। 25 मीटर से गिराई और 16 मीटर तक उठी, करेक्ट। अब बेटा देखो, आप कहीं ना कहीं इसको गतिकी से जोड़ने की कोशिश करना, तो आप पॉज करो, दिमाग लगाओ कि कैसे हाइट दे रखी है तो v निकाल सकते हैं। जब टकराने वाली होगी, भाई आवेग चाहिए जमीन के कारण, तो टकराने से जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद के वेग को ही तो प्रारंभिक और अंतिम बोलेंगे। बोले हाँ सर, एक बार वेग आ गया फिर द्रव्यमान चाहिए। द्रव्यमान अपने को कितना दिया हुआ है, 1 किलोग्राम दिया हुआ है। अपन सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ट्राई करो जरा पॉज करके अच्छे से समझते हुए, और जब हो जाए तब सोल्यूशन देखना। मैं सोल्यूशन के साथ शुरू कर रहा हूं। तो देखो बेटा, मेरे हिसाब से है ना, अच्छे से समझना कि क्वेश्चन जो कह रहा है, मुझे जो समझ में आता है ये कि कोई भी चीज़ मान लो 25 मीटर से नीचे आई और फिर वापस कितने तक गई, 16 मीटर तक। तो मैंने इतना तो गतिकी का मुझे याद ही है कि अगर कोई कितने से भी आएगा नीचे तो कितनी चाल से गिरता है, √2gh, h की जगह कितना आ जाएगा, 25। बोले हाँ सर, बात तो सही है, क्योंकि अपने को ध्यान है कि कोई भी चीज़ को h ऊंचाई से गिराओगे तो कितने से टकराएगा, √2gh, यानी टक्कर से जस्ट पहले उसकी चाल जो रही होगी वो नीचे की तरफ रही होगी और √2gh रही होगी। g अगर 10 है, 10 × 20, ठीक। अगर अपन चाहें तो फर्दर अगर निकालना चाहें तो 25 दूना 50, 500, यहाँ से 10√5 आ जाएगा, जो भी आएगी चाल, ठीक है। यानी ये हो जाएगा बेटा 5 बाहर आ जाएगा और 20 है, 10 बाहर आ जाएगा, 10√5,
ठीक है, जी की वैल्यू अगर 10 ले ले तो। और बेटा अगर वेक्टर के साथ लिखोगे तो ये अपने को पता है कि ये कितना आ रहा है, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। समझ गए बात को? ये अपना एक तरीके से क्या हो गया बेटा, वी आई यानी प्रारंभिक वेग हो गया, करेक्ट। जहां तक अंतिम वेग की बात करते हैं यहां लिखते हैं, तो बेटा अंतिम वेग की अगर बात करेंगे तो ऊपर जाएगा और 16 मीटर तक जा रहे हैं, तो 2g इंटू यहाँ भी कितना लगा देंगे 16, ये ऊपर की तरफ है इसलिए इसको किस में लिखना पड़ेगा, जे कैप। ये बनेगा बेटा 16 दूना 32, 300 मतलब 4 बाहर आ जाएगा, 4 दूनी 8√5 लिख सकते हैं इसको, 8√5, करेक्ट। कैसे 16 मतलब 4 तो 16 का बाहर आ गया, 20 का आधा, 10 का आधा 5, 2 वहाँ से बाहर आ गया, 4 दूनी 8√5 और साथ में कितना आ गया बेटा, जे कैप। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए था, आवेग, तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा जे बराबर, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, जो जो पूछा जा रहा है वो लिखते जाते हैं। एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यहाँ से जो द्रव्यमान है वो मेरे पास 1 किलो का है, वो मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। वी फाइनल जो है मेरे पास वो ऊपर की तरफ है 8√5 जे कैप, माइनस प्रारंभिक नीचे की तरफ था तो ये आ जाएगा 10√5 माइनस जे कैप। बेटा इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 8 और 10 18√5 जे कैप, प्लस में आया। यानी कि अगर अपन देखेंगे तो जो बॉल का आवेग है वो प्लस जे कैप है, मतलब ऊपर की तरफ। बात सही भी है, जब गेंद आके ज़मीन से टकराएगी तो ज़मीन को नीचे धक्का देगी, तो ज़मीन गेंद को कहाँ धक्का देगी बेटा, ऊपर की तरफ, इसलिए ये प्लस जे कैप में आंसर आया। और यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया बेटा, यहाँ से अपना निकल के आ गया जी, यानी कि आवेग किसका, गेंद का। समझ गए? कभी अगर पूछ लेना कि धरती पे या ये जो सतह इस पे कितना आवेग लगाएगा, तो इसका बिल्कुल उल्टा कर देना, भाई इस पे आवेग ऊपर तो सतह पे आवेग नीचे की तरफ, और वो कितना आ जाएगा 18√5 माइनस जे कैप। बोले ठीक है सर, एकदम क्लियर है। तो बेटा इतना बहुत इजीली अपन देखो गतिकी को और गति के नियम को जोड़ के एक अच्छा सवाल बना सकते हैं। अब पता लग गया कैसे करना है, अब दोबारा इस तरह का सवाल आएगा तो आई एम श्योर आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। और हो सकता है अभी भी सही किया हो और ये अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं भी किया तो लोड नहीं लेना, ठीक। चलो अब इसको अगेन पॉज करके कॉपी करो और एक बार जब हो जाए तो फिर अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे बेटा, है ना। मैं आगे बढ़ता हूं। ये आ गया बेटा अपना अगला सवाल। इस सवाल को ध्यान से सुनना है, इसका मैंने जनरल फॉर्मूला खुद ही बताऊंगा, आपको सुनना ही है, समझना ही है, और फिर है ना उसको आपको याद रखना है और जगह जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी ये वाला क्वेश्चन अपने लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, ठीक। समझना, हमें कह रहा है 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान बाधा से टकराती है और 60 डिग्री की गति से अपनी मूल दिशा में चलती है वापस, और यदि इसकी गति मतलब यानी कि चाल 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर बदल जाती है तो प्राप्त आवेग का परिमाण बताना है। समझना मेरी बात, कहने का मतलब ये है कि मान लो ऐसा रहा होगा कि कोई एक गेंद एक बाधा से टकराती है, यहाँ कोई बाधा रही होगी, मैं बना के समझा रहा हूँ, यहाँ कोई एक बाधा रही होगी, ठीक है, बाधा, और यहाँ पे एक गेंद आई होगी, ये रही वो गेंद, और ये गेंद सीधे सीधे इससे आके और इससे कितने पे टकरा के वापस गई होगी, ऐसे समझो, आई और ये टकराने के बाद 60 डिग्री से की गति मतलब 60 डिग्री से अपनी मूल दिशा से चलती है, मूल दिशा से 60 डिग्री पे, यानी यहाँ गई। यानी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बेटा ये जो इसकी मूल दिशा रही होगी, ठीक है, उससे कितना घूम गई है, उससे 60 डिग्री घूम गई, ठीक है। अच्छे से समझना मेरी बात को, 60 डिग्री घूम गई। कितने से आ रही थी पहले, पहले आई 20 और अब कितने से जा रही है, 10। समझे बात को, यानी ये बाधा है, ये फिक्स है, ये अपनी जगह पे है, ये कोई कुछ भी पत्थर रखा है बड़ा सा, ये आई टकराई और इधर चली गई, 20 से आई थी 10 से गई और मूल दिशा से कितने एंगल घूम गई, 60 डिग्री घूम गई। बताना है कि इस पर कितना आवेग लगेगा, ठीक है, कितना आवेग लगेगा। इतनी बात समझ में आती है, बोले ठीक है सर। अब बेटा जहाँ तक आवेग की बात करते हैं, उसका परिमाण की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको संवेग निकालना पड़ेगा।
प्रारंभिक भी और अंतिम भी। ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, दिखने में भले ही ऐसे लग रहा हो बट ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आप किसी एक एक्सिस को x मान लो, करेक्ट। मैं ये मान लेता हूं कि भाई मैं तो इसी को क्या बोल दे रहा हूं, x बोल दे रहा हूं, ठीक है। समझना मेरी बात को ध्यान से, मैं इस एक्सिस को क्या बोलता हूं, x बोल देता हूं, ठीक। इसको अगर x बोल दिया तो ऑटोमेटिकली ये मेरे को क्या मिल जाएगा, एक y, यानी ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये मैं अपने मन से मान लिया हूँ, बोले ठीक है सर, क्योंकि अपने को वैसे भी केवल परिमाण बताना है, तो समझना अच्छे से। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो अपना है ना, इसके मैं दो घटक ले रहा हूँ, एक इस तरफ, ठीक है, एरो ले लेते हैं अपन। एक घटक आएगा बेटा इसका इस तरफ और एक घटक आएगा इसका इस तरफ। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। यहाँ से अगर मैं लिखूँगा तो ये मुझे मिलेगा 10 sin 60, 10 sin 60। जब थीटा से दूर जाते हैं तो क्या आता है, साइन। बेटा sin 60 कितना होता है, √3/2। √3/2 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5√3। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, आप सुनना लेकिन, है ना, छोड़ना नहीं, हो जाएगा। ये जो आएगा बेटा ये कितना आएगा, 10 cos 60। थीटा की तरफ जाते तो क्या आता है, cos, और cos 60 होता है 1/2। ये कितना निकल के आ गया, 5। समझ गए बात को, यानी इधर आ गया 5√3 और इधर कितना आ गया, 5। बेटा ये x है तो अपन इसको बोल सकते हैं आई कैप। ये एक तरीके से नीचे है y के विपरीत में, तो इसे बोल सकते हैं -j कैप। और ये भी x की दिशा में, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, आई कैप। तो मैंने कंपोनेंट केवल इसलिए लिए ताकि मैं उसको आई कैप जे कैप में लिख दूँ। एक बार इतना कर दिया, उसके बाद सवाल में अब ज़्यादा कुछ नहीं है, अब आराम से हो जाएगा। अपन सीधे सीधे P इनिशियल यानी प्रारंभिक संवेग को लिख सकते हैं। द्रव्यमान कितना बेटा, 0.2, तो 0.2 इंटू कितना, 20, तो ये आ जाएगा 4 आई कैप, ठीक है, 4 आई कैप आ जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर, है ना, यानी कि ये यहाँ पे भी आई कैप लिखना पड़ेगा बेटा। 4 आई कैप आ गया प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग की अगर बात करते हैं बेटा, तो अंतिम संवेग अपने को मिलेगा, फिर से 0.2 तो गुणा करना ही पड़ेगा, साथ में आएगा 5 आई कैप -5√3 जे कैप। बोले ठीक है सर, 5 आई कैप 5√3 जे कैप। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, यानी केवल बचेगा आई कैप, 2 5 10 माइनस बचेगा √3 जे कैप। पी फाइनल माइनस पी फाइनल पी इनिशियल आ गया। उसके बाद लास्ट जो अपने से पूछा गया था, यानी कि आवेग। तो बेटा आवेग अगर लिखेंगे तो क्या मुझे जे वेक्टर को लिखना चाहिए पी फाइनल माइनस पी इनिशियल? बोले बिल्कुल सर, पी फाइनल ये रहा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेटा आई कैप -√3 जे कैप। कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, कर सकते हो आप लोग। माइनस इनिशियल कितना था बेटा 4 आई कैप। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -3 आई कैप और -√3 जे कैप। एक में से -4 करोगे तो -3, ये ऐसे कैसे। अब ये आ गया वेक्टर में। अपने को बेटा लास्ट में क्या चाहिए था, लास्ट में अपने को चाहिए था इसका परिमाण। तो बेटा अगर अपन परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण अपने को आ जाएगा रूट के अंदर, -3 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर होगा बेटा 9 और ये 3 12, तो ये बेसिकली आ जाएगा √12। ये आंसर आएगा। हो सकता है बेटा आपका भी आ गया हो, है ना, अगर आपने पॉज करके ट्राई किया होगा तो। नहीं भी किया है तो भी परेशान नहीं होना है, मैं बस कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि सवाल कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, किया जा सकता है। बस आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ जब भी जहाँ जा रही है उसको आई कैप मान सकते हैं किसी एक दिशा को, और टकराने के बाद क्या हो रहा है तो अपन ने घटक लेके क्या लिख दिया, संवेग लिख दिया, और दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इनिशियल भी और अंतिम भी। एक बार आपके पास पी फाइनल है, पी इनिशियल है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आवेग, जो कि पी फाइनल माइनस क्या बन सकता है, पी इनिशियल बन सकता है। क्लियर बेटा? तो एक बार दिमाग में अच्छे से बैठाओ, बिल्कुल बढ़िया से कॉपी करो, समझो। जब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए ना बेटा, फिर अगले पार्ट के ऊपर आगे बढ़ना है, ठीक है? तब तक के लिए कॉपी करो अच्छे से। मैं अगले पॉइंट पे चल रहा हूँ बेटा। ये बेटा अपना आई गेस लास्ट ही क्वेश्चन है ना, इस वाले का
लास्ट क्वेश्चन है और एक नोट और लिखूंगा, फिर आज की क्लास खत्म कर दूंगा। और ये भी बिल्कुल आसान सवाल है पर अच्छा सवाल है, मैं समझाता हूँ। आपको ये बोला गया है बेटा कि अपने पास 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है और उसका स्थिति समय ग्राफ दे रखा है। ठीक है, 2 किलोग्राम है और बेटा उसका स्थिति और समय के बीच में वक्र दिया है। 4 सेकंड पे बताना है कि कितना आवेग होगा। 4 सेकंड का क्या बताना था बेटा? आवेग ज्ञात करना था। आप बोलोगे सर 4 सेकंड लिखा कहाँ है? मैं आपको पूरा डेटा लिख देता हूँ। यहाँ पर बेटा एक तरफ लगा रहा है फोर्स नहीं सॉरी स्थिति, और एक तरफ अपने पास क्या है बेटा? समय। ठीक है, ये जो स्थिति है बेटा ये अपने को दे रखी है 20, ये अपने पास कितना होगा? 0। समय की अगर बात करते हैं बेटा, ये वाला समय अपने पास कितना है? 4। फिर तो आगे तक चलता जाएगा, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है वैसे उसकी, 8। इस तरह से। तो ये अपने पास स्थिति और समय का वक्र है और अपने को बताना है कि 4 सेकंड पे आवेग कैसे होगा। ये क्वेश्चन भी समझने वाला है बेटा, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सुन के समझना ही पड़ेगा। पहले थोड़ा बहुत ट्राई किया हुआ है तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बेटा देखो, जहाँ तक सोल्यूशन की बात करें ना, बिल्कुल अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से। अपने को करना क्या है? अपने को 4 सेकंड पर आवेग बताना था, 4 सेकंड पे। तो जिस सेकंड पर आवेग चाहिए उसके जस्ट बाद का वेग और जस्ट पहले का अगर वेग पता चल जाए तब तो मैं सीधे सीधे आवेग को क्या लिख सकता हूँ बेटा? सीधे सीधे आवेग का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू कितना? v इनिशियल। इतनी बात समझ में आती है? बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आती है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ m v फाइनल माइनस v इनिशियल की, तो बेटा द्रव्यमान जो है वो अपने पास कितना है? 2। सवाल उठता है v की। बेटा v की अगर मैं बात करूँ तो आप थोड़ा सा अगर पुराना याद करोगे तो आपको याद आएगा कि ये जो v है, ठीक है, ये जो v है उस v को हम लोग लिख सकते थे ढाल ऑफ एक्स टी वक्र, यानी x और t के बीच में जो ग्राफ है बेटा उसकी जो ढाल आती थी, है ना, ढाल, उसी को अपन क्या कहते थे? वेग कहते थे। बोले हाँ सर ये तो याद आ रहा है। तो मतलब जब मैं बात करने जा रहा हूँ v की, तो जस्ट बाद वाला मतलब ये वाला v फाइनल और जस्ट पहले वाला मतलब ये v इनिशियल। ये हो गया तुरंत बाद, ये हो गया तुरंत पहले। इन दोनों की ढाल निकालनी है। ढाल की बात करें बेटा तो जब क्षैतिज लाइन होती है ना, इस तरह की लाइन, तो इसकी ढाल कितनी होती है? 0। स्लोप क्या होता है? 0। तो ये हो गया 0 माइनस इनिशियल। अगर ढाल चाहिए, ध्यान से सुनना, तो क्या सीधे सीधे बोलते बेटा ये हो गया लंब और ये अपने पास कितना हो गया? आधार। तो ढाल मतलब tan थीटा, तो लंब कितना हो गया? 20 और आधार कितना हो गया? 4। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 20/4। अब यहाँ से देखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा माइनस, ये 2 का 4 5 जा 5 2 जा 10। ठीक है, और यूनिट किसकी? संवेग की। संवेग की कितनी होती है? kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से बेटा अपने को कितना निकल के आ गया? -10 kg मीटर पर सेकेंड। ये निकल के आ गया बेटा अपने पास आवेग। तो जब कभी भी अपने पास xt ग्राफ हो तो दिमाग में बिल्कुल फिट करके रखना कि xt की ढाल मतलब वेग, और जिस जगह पे आवेग चाहिए उसके जस्ट बाद की ढाल और जस्ट पहले की ढाल निकाल लो। जस्ट बाद वाली लाइन की ढाल, जस्ट पहले वाली लाइन की ढाल, उन्हीं का जो अंतर आएगा वो वेग में अंतर आएगा, द्रव्यमान से गुणा करोगे तो आवेग आ जाएगा। क्लियर बेटा? चलो, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। एंड विद दिस मैं आज का क्लास कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा लेंदी हो गया है लेकिन ज़रूरी था क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना, कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है। तो पहले लेक्चर से दूसरा जुड़ा था, अब दूसरे से तीसरा जुड़ा रहेगा। तो इतना इंश्योर करना कि अच्छे से जितना पार्ट इसमें किया उसको अच्छे से रिवाइज करो, है ना, कि क्या सेकंड लॉ कह रहा है, क्या आवेग है, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करना है, किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है। जब एकदम क्लैरिटी आ जाए तब इस क्लास को एंड कर देना, ठीक है। और उसके बाद 3rd क्लास अटेंड करना, फिर 4th पूरा चैप्टर करेंगे, तब जाके हर क्वेश्चन ग्रिप में आएगा। राइट? चलो बेटा, अब पॉज करके कॉपी करो, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।